नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पहले वीडियो आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बेसिक इंडियन पॉलिटी पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक 2-3 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जा चुके हैं और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को अब तक देख लिए होंगे। आज का जो सेशन है वह सेशन है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन के अंग। पहले मैंने कुछ वीडियो में भी और भी कुछ बेसिक चीजें बताई होगी। जो लोग पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप उस वीडियो को भी देखने का प्रयास करें। आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो चीजें बताई जा रही है वो चीजें किसी भी पर्टिकुलरली सिलेबस संबंधित नहीं है। एक इंडियन पॉलिटी जो है उसको मैं कुछ बेसिक्स पैरामीटर्स के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप कोई अगर बुक वगैरह पढ़ते हैं, ताकि उस बुक को आपको एक छोटी सी अगर कंसेप्ट पता है तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में उस बुक को समझना, सिलेबस कवर करना, इस सारी चीजें आपके लिए आसान हो सकती है। तो चलिए इस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कि ये शासन क्या होता है। आपके भी दिमाग में एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो रहा होगा कि सबसे पहले शासन किसको कहें। जैसे अगर मैं कहूं शासन किसको कहा जाए, देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से हर चीज को डिफाइन करते हैं। मेरा मानना है कि किताब को हटकर, किताब से जो भी चीजें लिखी रहती है किताबी भाषा से हट करके एक जो बेसिक जो एक कंसेप्ट है आपके माइंड सेट में डेवलप कर सकूं कि आप उस चीज को अपने नेचुरली उसको फील करें कि क्या हो सकता है। याद कीजिए कि पहले मैं जो चीजें डिस्कस किया हूं, जैसे मैं आप लोगों को बताया था एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, पहला क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। आखिर हम लोग डेमोक्रेसी क्यों लेकर के आए, आखिर क्या जरूरत थी इस डेमोक्रेसी की, क्या डेमोक्रेसी नहीं थी तो क्या मोनार्क के द्वारा व्यवस्था नहीं चल पा रहा था, क्या चल पा रहा था। लेकिन जो चीजें डेमोक्रेसी के लिए चीजें थी वो मोनार्क में नहीं था। यानी लोगों के कुछ राइट होते हैं, कुछ नीड होते हैं जो मोनार्क उसको पूरा नहीं करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपेरर हुए हैं इंडिया या आपके वेस्टर्न कंट्री में, अलग अलग देशों में, जो लगभग उनकी जो पॉलिसी है वह कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से बेहतर है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं उन एक्सेप्शनल चीजों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। इन जनरल जो एक बेसिक जो कंसेप्ट होना चाहिए वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब डेमोक्रेसी है दैट मीन्स जनता के द्वारा शासन, यानी जनता के द्वारा जो एक प्रतिनिधि होंगे जो सेलेक्ट किए गए होंगे, उनके द्वारा लोगों की नीडों को फुलफिल करना, उनकी क्या डिमांड है उनको पूरा करना। और उसका माध्यम क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिस प्रकार से चीजें, ताकि जो हम जनता किसी इंसान को सेलेक्ट करते हैं कि वो हमारे ऊपर शासन करे। लेकिन शासन किस माध्यम से करेगा, कुछ ना कुछ एक तो उसका एक ढांचा होगा, जिस ढांचा के अनुसार वो चीजें अनुकूल वह चल करके सिस्टम को चलाएगा। तो उसके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारा शासन व्यवस्था चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कुछ विद्वान लोग होंगे जो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल हमारी नीड क्या है, और उस नीड के अनुसार जो एक पैरामीटर्स जो तय किया जाएगा, एक लिखित दस्तावेज बनाया जाएगा जिसमें सबकी हित की बात की जाएगी। लेकिन जहां पर संविधान नहीं होगा वहां पर ना कोई डिस्कशन, ना किसी हित की बात। अगर कोई एक रूलर आता है, मान लेते हैं कोई इंपेरर, तो उसको तो पता नहीं है कि किस प्रकार की चीजें हैं और किस प्रकार से हमको लेकर के चलना है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि हमको उस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया है कि जो हमारा ज्योग्राफिकल परिवेश है, जिस प्रकार का हमारा देश है, और जिस अर्थात बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि जो सरकार करेगी वह सरकार करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशन में तो वही है जो हमारे मूलभूत आवश्यकताएं उसमें है कि कैसे लोगों को डेवलप करना है, लोगों को कैसे किन प्रकार की जो पहले समस्याएं हो रहे थे उन समस्याओं को रेक्टिफाई करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो उसी के अनुसार लेकर के सरकार को चलना होता है। तो शासन जो होता है कि जो मतलब जो पॉपुलेशन होता है, जो जनता होती है, वह जनता के द्वारा एक सरकार सेलेक्ट की जाती है। आपको पता है एक बड़ा प्रोसेस है, आने वाले समय में करेंगे इसकी चर्चा हम लोग अच्छे से। और तो जो इस सरकार बनेगी और सरकार जो करेगी और जो करेगी, जिसके लिए करेगी और जिस माध्यम से करेगी और जिस उद्देश्य से करेगी, यही पैरामीटर्स जो होता है वह सरकार का शासन व्यवस्था होता है। यानी सरकार अगर जो कर रही है, अगर जनता के हित में कर रही है, जनता का लिए अगर कुछ कर रही है, पार्टिकुलरली कुछ एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ कर रही है, या लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जो रियल में उनकी एक्चुअल नीड है, और उस नीड को आधार मान करके सरकार लोगों पर रूल कर रही है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, अर्थात यह प्रोसेस जो है वह सरकार का शासन। अगर सरकार इन सारे बातों को कर रही है तो इसका मतलब है कि उसका शासन व्यवस्था अच्छा है। अगर सरकार उन मूलभूत आवश्यकताओं और लोगों को नीड की पूरा करने में अगर उसमें असमर्थता दिख रहा है, तो हम यह मानेंगे कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, वह सरकार की शासन व्यवस्था अच्छा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सारे बातों को समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि इस शासन के क्या अंग हो सकते हैं। अब मैं आपको 3 कैटेगरी बताता हूं। अब जैसे अगर मैं कहूं कानून बनाना, अब इसको मैं कहूं टू मेकिंग द लॉ, और इस कानून को लागू करना, to execute the law। और जो कानून बना, क्या वो कानून रियल में जनता के लिए है? क्या उस कानून से जनता सहमत है? इस प्रकार की चीजों को कैसे समझा जाए? क्या पता कि अगर जो चीजें कानून बनाया जाए वो जनता के हित में ना हो, तो जनता ये बात किसके सामने रखे? तो एक न्यायिक व्यवस्था, आप समझ रहे होंगे। ये 3 चीजें मैंने आपको बताया। इन तीनों चीजों को व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, उसी को हम लोग शासन का अंग कहते हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि इस चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब इसको जो कानून बनाती है उसको आप लोग क्या कहते हैं? विधायिका, जिसको बोलते हैं क्या? लेजिस्लेटिव। जो कानून बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और इन दोनों के बीच में क्या रियल में सही है नहीं है, लोग उससे संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या सरकार जनता के हित में कानून बना रही है कि वो अपने फेवर में बना रही है, कुछ अगर डिस्प्यूट होते हैं तो इसको निपटारा करने के लिए कौन है? तो उसके लिए क्या है? आपका जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका। अब देखिए, इन 3 चीजों को जब हम लोग स्टडी कर लेंगे, वही चीजें होगी शासन का अंग। अगर अब एक एक चीज को पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लेजिस्लेटिव किसको कहें, फिर एग्जीक्यूटिव किसको कहें और जुडिशरी किसको कहें। सबसे पहले यहां पर कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। एक है आपका लेजिस्लेटिव, एक है आपका एग्जीक्यूटिव, एक है आपका जुडिशरी। थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, चीजों को आप बस समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 चीजें मैंने लिखा, यहां पर कुछ मैं चीजें कंपेयर करूंगा।
अब यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव है ना, ये लेजिस्लेटिव और यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर है आपका न्यायपालिका। भारत में ऐसा व्यवस्था है कि जो लेजिस्लेटिव के जो सदस्य होंगे वही सदस्य किसके होंगे, एग्जीक्यूटिव के होंगे। लेकिन इन दोनों के सदस्य जुडिशरी के पार्ट नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी यहां पर आप ये भी सोच रहे होंगे तो फिर इस व्यवस्था को क्या कहा जाए, तो भारत की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में वह समन्वय के सिद्धांत पर काम करता है। समन्वय के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन आप कहेंगे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में कौन सा प्रोसेस है, तो उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। कहने का मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि इसके मेंबर जुडिशरी का मेंबर हो ही नहीं सकते हैं। अगर कभी कभी आप न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं डिबेट में सुनते हैं कि अगर कोई एमपी है और एमपी बन करके या कहीं मान के चलिए एमएलए है या कोई मंत्री है, वो आदमी जुडिशरी का अंग नहीं हो सकता है, कभी नहीं। अगर अंग होगा तो ये इंडिया के फेडरल सिस्टम पर एक प्रकार का चोट माना जाएगा। लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब लेजिस्लेटिव का मेंबर एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं हो सकता और ना ही एग्जीक्यूटिव का पार्ट लेजिस्लेटिव का पार्ट हो सकता है और ना ही इन दोनों के पार्ट जुडिशरी के हो सकते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं कि रियल में लेजिस्लेटिव किसको कहा जाए, यानी विधायिका किसको कहा जाए। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अब प्रोसेस क्या है, जैसे मैं अगर कहूं इंडिया का मैप मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं इससे, ताकि आपको कुछ चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए, अब इस टोटल जो हमारा भारत है इसको लोकसभा सीट में बांट दीजिए। लोकसभा सीट लगभग, जहां तक मुझे याद है, लगभग अभी के समय में लगभग लोकसभा जो सीट है वह लगभग मेरे ख्याल से 552 के आसपास है। लेकिन आपको पता होगा कि ये वाला क्षेत्र पीओके में आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा ही क्षेत्र पाकिस्तान में है। तो लगभग ये वाले क्षेत्र पर तो अभी इलेक्शन तो नहीं होते हैं, तो लगभग वो वाले क्षेत्र को हटा करके लगभग मेरे ख्याल से 543 सीट पर इलेक्शन होते हैं। और इस 543 अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार से पूरे बांट दिए जाते हैं। और इस 543 पर अलग अलग जितनी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, जितने भी पार्टियां हैं, आप है, ये सारे पार्टी लोग चुनाव लड़ते हैं। और जिन पार्टियों के लगभग 543 डिवाइड बाई 2 + 1, अगर 50% +1 अगर जिस भी पार्टी के नंबर ऑफ एमपी अगर बनेंगे उसकी सरकार होगी सेंटर में। अगर इससे अगर आधे से कम होगी, अगर आधे से कम होगी जिसकी, तो उसको बोला जाता है कि गठबंधन की सरकार। कुछ लोग 2-3 पार्टी मिल करके सरकार बना लेंगे, कुछ चीजें हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो मान के चलिए कि हम बीजेपी को ही, जैसे अभी जो अभी सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसी को मैं उदाहरण के रूप में लेता हूं कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को मान के चलिए कि लगभग टोटल सीट का 300 सीट मिला। तो 300 सीट मिला तो यहाँ पर आप 543 का डिवाइड 2 और +1 करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो सरकार मेजोरिटी में है, तो मेजोरिटी में तो सरकार बनेगा। अब जब ये सरकार बनेगा तो इन लोग मेंबर बनेंगे। यहां पर एक चीजें होता है, देखिएगा अभी बताते हैं आपको। इसको अगर मैं पार्लियामेंट कहूं, संसद, तो इसको मैं राज्यसभा कहता हूं, इसको लोकसभा कहता हूं, और एक मैं बोलता हूं प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति। अब ये जितने
लोग जीत करके जाएंगे तो यहां पहुंचेंगे, पार्लियामेंट पहुंचेंगे, और पार्लियामेंट पहुंचने के बाद ये चीजें अपना जो एक मेजोरिटी है उस मेजोरिटी को रखेंगे प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास जब रखेंगे तो इस 300 में से ही एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर लिया जाता है, आपको पता होगा, और बाकी लोगों को कोई मंत्री वगैरह बना दिया जाता है। और ये सारे लोग किसके मेंबर होते हैं? लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। अलग जैसे आपके नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो भी किसी न किसी क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे होंगे, क्योंकि वो भी क्या है? लोकसभा के मेंबर है, एमपी होंगे कहीं के। और मान के चलिए 300 जो एमपी होंगे, ध्यान रखिएगा, 300 जो एमपी होंगे ये हो गए लोकसभा के, लेकिन टोटल सीट कितना है? 543। तो इसमें से बच गए कितना? 243। तो 243 भी अलग अलग जगहों से जीत कर आए होंगे, लेकिन इसको बोला जाएगा क्या चीजें? एक होगा रूलिंग पार्टी और एक होता होगा अपोजिशन पार्टी। तो एक रूलिंग पार्टी में 300 और अपोजिशन पार्टी में होगा उसको 243 कह देंगे। अब ऐसा तो रूल है कि जो रूलिंग पार्टी है वो एक लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी, और कानून जब बनाएगी तो इस सदन में डिस्कस होगा, इस लोकसभा में। तो इसमें जो ऑपोजिशन वाले होंगे इसको बताएंगे कि हाँ क्या मिस्टेक है, क्या गलत है, क्या सही है। तो ऑपोजिशन का भी होना जरूरी है कि सही और गलत का मतलब उस पर डिस्कस करना, चीजों को समझना, बातों को। तो लगभग इस प्रकार से कानून बनते हैं। तो सोचिए ये लोग कौन है? यही तो है आपके विधायिका, जो डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा इलेक्ट होकर के पहुंच रही है सदन में। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें। अब यहाँ पर जब मान के चलिए कि जो चीजें जो कानून बनाया गया, जैसे मान के चलिए कृषि कानून ही बनाया जा रहा है, जनता के हित की बात करी है, और रूलिंग पार्टी 300 लेकर के आए, तो इसमें जो लोग होंगे कितना? 300 प्लस 240 माने 542 होगा। इसमें 50% प्लस 1 अगर वोट हो जाते हैं तो ऐसा मान के चला जाएगा कि लगभग एक लोकसभा में पास हो जाए। लेकिन अपने भी इसके क्राइटेरिया है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको 50% प्लस 1 के माध्यम से पास नहीं कराया जा सकता है, उसको 2/3 मेजोरिटी से पास कराया जाता है। कुछ ऐसे संशोधन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2/3 प्लस आधे स्टेट की सहमति की जरूरत पड़ता है। उसकी भी आने वाले समय में हम लोग करेंगे पता। अभी हम लोग क्या बेसिक चीजों को समझ रहे हैं। अब यहां पर अब मुद्दा है, इसको बोला जाता है आपको निम्न सदन। क्यों निम्न सदन बोला जाता है? क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आते हैं, और जिस दिन सरकार गिरा उसी दिन इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये तभी तक रहते हैं जब तक गवर्नमेंट होती है। इनका एक मतलब अगर ऑन एवरेज अगर माना जाए टाइम पीरियड 5 ईयर होता है, लेकिन इनकी जैसे ही सरकार अगर 2 साल में गिरी तो ये लोगों का कार्यकाल 2 साल में ही खत्म हो जाता है। एक होता है जिसको बोलते हैं उच्च सदन, इनका टाइम जो होता है 6 ईयर्स होता है। ये 6 ईयर कौन होता है? जैसे बिहार, जैसे आप कहेंगे बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, इनके जनसंख्या के आधार पर वो राज्य के द्वारा एक मेंबर राज्यसभा के तौर पर पार्लियामेंट में भेजे जाते हैं। इनका सरकार गिरने का इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई लफा नहीं होता है, ये परमानेंट बने रहते हैं। ठीक इसी प्रकार की चीजें अमेरिका में है जिसको सीनेट बोलते हैं, और चूंकि वहां पर आप देखेंगे कि लगभग 50 स्टेट है, और 50 स्टेट में से 2-2 लोगों को ही सेलेक्ट किया जाता है सीनेट के लिए, तो 50 × 2 100 हो जाएंगे तो लगभग। लेकिन भारत में प्रोसेस क्या है? भारत में प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और कौन से सेंसस के अनुसार? तो 1971 के सेंसस के अनुसार। अब इस पर वार्तालाप हो रहा है कि मतलब पॉपुलेशन पहले के कंपेयर में काफी इंक्रीमेंट हो गया है, तो इस आधार पर इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें, तो वहीं जो चीजें डायरेक्ट होंगे इन सारी चीजों को बोले जाएगा क्या? विधायिका। और विधायिका कौन होते हैं? टू मेकिंग द लॉ। आप लोग यहाँ पर इस चीज को समझ पाए होंगे। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका को कैसे समझे? कार्यपालिका 2 स्तर की होती है, एक को मैं बोलता हूं टेम्पोररी, और एक होता है आपका परमानेंट। अब परमानेंट और टेम्पोररी में क्या मतलब होता है? सबसे पहले कार्यपालिका का अर्थ समझते हैं और फिर इन दोनों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि एक प्रोसेस है।
जब इन दोनों चीजों को जब जैसे अब एक कार्यपालिका जो है, आप यहाँ पर देखेंगे कार्यपालिका जैसे कानून तो बन गया, अब इस कानून को ग्राउंड स्तर पर कैसे लेकर के जाया गया और जिस माध्यम से इस कानून को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। अब इसमें दो होते हैं, टेम्पोररी और एक होता है आपका परमानेंट। अब जो ये टेम्पोररी होते हैं ये मिनिस्टर लेवल के लोग होते हैं। जैसे आप इसी में देखेंगे कि जैसे 300 लोग जो जीत करके गए होंगे रूलिंग पार्टी के, तो इसी में से मैं एक उदाहरण के रूप में ले लेता हूं कि एक आदमी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया होगा, सेंटर का एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे। अब मुद्दा यह है कि क्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर परमानेंट है क्या, आप बोलेंगे कि नहीं। अब एक होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एक ब्यूरोक्रेट्स होगा, जो परमानेंट होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, पीसीएस का तैयारी करते हैं, तो उसमें अगर आपको कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिल जाए तो आपका जितना कार्यकाल होगा आने वाले समय का वो क्या होगा, एग्रीकल्चर पर काम करना होगा। तो जो मजे की बात यह है कि जैसे एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर होंगे इनका काम क्या होगा कि जैसे कानून बना विधायिका का वो सीधे बता दिया जाएगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर के जो सेंटर पे होंगे, हाँ भाई कानून बन गया है, अब आप पूरे देश स्तर पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब इनके अंदर में जो सेंटर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे उनके अंडर में हर स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे। ये चीजें क्या करेंगे, उनको फॉरवर्ड कर देंगे कि हाँ इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं, हर स्टेट में इम्प्लीमेंट कराया जाए। अब उस स्टेट में जाएगा जिस स्टेट में कोई मिनिस्टर होगा एग्रीकल्चर, वह क्या करेगा, वह हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, डीएम साहब को बोल देगा कि हाँ ये कानून है, इसको इम्प्लीमेंट कराना है। अब क्या करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, डीएम साहब होंगे, जो कृषि संबंधित जो अधिकारी होंगे, उनको ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी और ग्राउंड स्तर तक ये चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, चीजें समझ में आ रहा होगा। जहां आपको ऐसा लगता है कि चीजें नहीं समझ में आ रहा हो, एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देखें या थोड़ा सा बैक करें। मैं पूरी जो एक प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब चलिए, जैसे मान के चलिए आप लेजिस्लेटिव समझ लीजिए, एग्जीक्यूटिव भी समझ लीजिए, अब आता है जुडिशरी का रोल। अब जुडिशरी क्या हो सकता है, जैसे मान के चलिए कि एग्रीकल्चर कानून सरकार को लग रहा था कि हाँ ये कानून सही है, लेकिन जनता को लग रहा है कानून सही नहीं है, तो पिटीशन डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट इन सारे मुद्दों को समझेगी, उसको लगेगा कि हाँ इस प्रकार की समस्या है, तो हो सकता है कि उस कानून को खत्म कर दिया जाए। तो लगभग जुडिशरी का काम ये होता है इन जनरल की जो चीजें सिस्टम में जो चल रहा है, क्या वह व्यवस्थित चल रहा है कि नहीं, उसमें गलती और सही का निर्णय करना, लोगों की राइट्स की बात करना। अब इस सारा प्रोसेस को हम लोग बोला जाता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी भी देश में अगर विधायिका के द्वारा एक व्यवस्थित कानून बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा उस कानून को ग्राउंड स्तर पर इंप्लीमेंट कराए जाते हैं, अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर इस चीज का अगर निदान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा अगर किए जाते हैं, यकीन मानिए कि उस देश की शासन व्यवस्था क्या है, एक व्यवस्थित माना जा सकता है। उम्मीद करता है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्यारा सा कमेंट करें, अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे क्या होता है, वीडियो बनाते समय थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है। तो चीजें मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, और जो भी समस्याएं आ रहे हैं वीडियो में, जैसे विजिबिलिटी को लेकर के, साउंड को लेकर के, धीरे धीरे चीजों पर काम किया जा रहा है। ये सारा चीजें आने वाले समय में अच्छी हो जाएगी। एक छोटी सी मोटिवेशन चीजें आपको बता करके इस वीडियो को एंड करूंगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अभी पढ़ रहे होते हैं, एक टाइम फिक्स कीजिए, और उस टाइम फिक्स के दौरान आप अपने एक शेड्यूल बनाइए। और शेड्यूल में होता क्या है कि कैसे शेड्यूल बनाए कि हमको कब जगना है, कितना देर पढ़ना है, और उस रूटीन के अकॉर्डिंग सुबह जो आप जगते हैं ना, तो जगते समय अपने पूरे डे का एक सिस्टम तैयार कर लीजिए, एक टाइम टेबल तैयार कर लीजिए कि हमको क्या करना है। और जैसे आप उस टाइम टेबल को तैयार करते हैं, तो तैयार करने के बाद पूरा अपना जो टाइम है पूरा दिन का, उस जो आपने टारगेट सेट कर रखा है, उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दो। यकीन मानिए आने वाले कुछ दिनों में ही आप अपने आप में बदलाव देखेंगे।
इस प्रकार की चीजें करने में थोड़ा सा चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप जिस चीज को कर रहे हैं डेफिनेटली वन डे आप सक्सेस भी होंगे।